हेलो दोस्तों, ये अपनी हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री की सेकंड क्लास होने वाली है और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को आप सभी को टीच करने वाला हूँ। मैं आप सभी को बता दूँ, इससे पहले एक क्लास हमारी और हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं इंडियन हिस्ट्री की में और जाके उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि आने वाले जो आज हम क्लास करने वाले हैं वो आपको तभी समझ में आएगी। अगर आपने वो पीछे की क्लास मिस कर दी है तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को मिस कर दिया, तो प्लीज़ जाएँ और उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, ताकि सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ। उम्मीद करता हूं उसके बाद आपको क्लास एकदम अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे टोटल इंडियन हिस्ट्री को हम थ्योरेटिकल कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए आप आराम से इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। साथ में ही आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवधेश कुमार के नाम से फॉलो कर लें। वहाँ पे भी आपको डेली 10:30 बजे और मॉर्निंग में और रात को 8:30 बजे आपको क्लास मिलती रहेंगी। वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस और आप सभी को जो आपकी मैथ की क्लास होंगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो फटाफट से जाएं, अवधेश कुमार के नाम से अनअकैडमी एप्लीकेशन पे फॉलो कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस आप सभी को मिल पाएँ। तो चलिए आज यहाँ पे बात करेंगे ब्रिटिश के बारे में। तो ब्रिटिश के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हमने जितने वर्ष जिनका इंडिया में आवागमन हुआ उसके बारे में बात की और बताया कौन किससे हारा। कुछ युद्ध के बारे में बात की जिनके आपस में युद्ध हुए, जिसमें डच आ रहे, फ्रेंच आ रहे। तो उसके बाद जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की सत्ता काफ़ी स्ट्रांग हो गई और उन्होंने अपने पैर गड़ा लिए इंडिया में। अभी मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ कि इंडिया में अपनी सत्ता कैसे स्थापित की ब्रिटिश ने। तो यहाँ पे 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई लंदन में। तो याद रखिएगा कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जो कि लंदन में की गई थी। देखिए पहले भी मैंने आप सभी को बताया था, जितनी बार चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कभी ना कभी पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने उन्हें हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको हमेशा याद रहे। मैं चीज़ों को 2 से 3 बार रिपीट इसलिए करूँगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्रैम हो जाएं और बार बार चीज़ों को सुनने या समझने की ज़रूरत ना पड़े। 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फिर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी एकमात्र निजी व्यापारिक कंपनी थी और 1603 में ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट ने अपना एक दूत डब्ल्यू हॉकिंस को भारत के मुगल दरबार में भेजा, परंतु वह 1608 में भारत आया। तो देखिए ऐसा होता था कि किसी को भेज दिया भाई जाओ, तो पहले आप सभी को पता है ऐसा तो था नहीं कि फ्लाइट में बैठे और दूसरे दिन आके उतर गए। पानी के जहाज से आते थे, लंबे समय लगते थे, लेकिन वो कुछ आलसी टाइप था कि जब भेजा है तो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1603 में उसे भेजा गया था और वो भारत में आके लगा 1608 में, यानी 5 साल उसने रास्ते में घुमा दिए। वो वाला सिस्टम होता है ना, किसी को भेजा एक काम के लिए, वो बोला पहले अपने काम भी कर लेते हैं और मजे ले लेते हैं। तो वही वाला सिस्टम था कि जिंदगी का 1603 में भेजे और 1608 में वो भारत में आके लग रहे हैं। पिछले 5 साल वो बहुत सी भारतीय भाषाओं को सीख रहा था। तो उसने, जैसे ही मैंने आप सभी को कहा, उसने पूरी जिंदगी के ऐशो आराम की और सारी चीज़ें थी, इंडिया में रहा, इंडिया में सारी चीज़ों को उसने सीखा, कल्चर को सीखा, लैंग्वेज को सीखा और वहाँ की अच्छी तरह नॉलेज ली। उसके बाद ही वो दरबार में पहुँचा। डब्ल्यू हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया था। तो जैसा कि मैंने आप सभी को, जो वास्को डी गामा थे 1498 में भारत में आए थे गैरीबल नाम के जहाज से, और जो डब्ल्यू हॉकिंस था हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वह मुगल दरबार में बादशाह जहांगीर से मिला। उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की और जहांगीर बहुत खुश हुआ। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी फारसी थी, इसीलिए क्योंकि उसने फारसी पहले से सीख ली थी। डब्ल्यू हॉकिंस 1603 में चला, 1608 में आया, तो इतने समय उसने यही किया कि 5 साल वो भारत में घूमता रहा, इधर उधर जो कुछ देखना था मजे किए, जो भी किया सारी चीज़ें सीखी और कल्चर में ढल गया। उसके बाद उसने फारसी लैंग्वेज को भी सीख लिया कि तब वो मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने फारसी में बात की, जो कि जहांगीर को बहुत अच्छी लगी और जहांगीर खुश हुआ। उसके बाद बात करें तो जहांगीर ने उसे व्यापार की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा लगा तो उन्हें आज्ञा दे दी
जहांगीर ने उसे 400 मनसब दे दिए। तो देखिए मनसब मैं आप सभी को बता देता हूँ, मनसब क्या होते हैं, एक तरह से एक गांव का एक झुंड होता था, एक एरिया होता था कि अब आपका कंट्रोल इस पे रहेगा। तो मनसबदारी आप समझते होंगे, मनसबदारी आप सभी को मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ तो पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो 400 जो मनसब थे वो जहांगीर ने उसे दे दिए थे डब्ल्यू हॉकिंस को कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये अब लोग आपके अंडर हैं। वहीं पे बात करें और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो आप सभी को बता दें कि जब डब्ल्यू हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा उसे काफ़ी खुश हुई और उसने एक टाइटल दे दिया इंग्लिश खान। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि डब्ल्यू हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में किस नाम से पुकारा गया या क्या टाइटल दिया गया, तो आपको याद रखना है इंग्लिश खान, या इंग्लिश खान के नाम से जहांगीर ने किससे पुकारा, तो आपको याद रखना है डब्ल्यू हॉकिंस। तो याद रखना जेम्स फर्स्ट ने इसे भेजा था 1603 में, 1608 में भारत में आया और जहांगीर से मिला। जहांगीर ने इसे व्यापार करने की परमिशन दे दी और 400 मनसब इसे दे दिए। आगे देखते हैं रॉयल मैरिज। रॉयल मैरिज क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए देख लेते हैं। ब्रिटेन के राजकुमार की चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ 1661 में। अब देखिए चीजों को समझते हैं कि ब्रिटेन ने कैथरीन जो थी पुर्तगाली राजकुमारी थी उनके साथ शादी क्यों की। देखिए आप चीजों को समझना, क्या पॉलिटिक्स थी, राजनीति कहते हैं ना, मतलब पहले से ही चली आ रही है। ब्रिटिश अच्छी तरह जानता था कि पुर्तगाली लोग अपनी सत्ता बहुत अच्छे से जमा चुके हैं भारत में और अच्छे उनके संबंध है, इसीलिए उन्हें उखाड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक अच्छी सोची समझी साजिश चली कि जिससे हम भी अपने पैर वहां पे टिका पाएंगे। और क्या किया कि ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उसका जो विवाह था पुर्तगाली राजकुमारी के साथ कर दिया कि अगर रिलेशन हो जाएंगे तो भाई फिर तो बीच में कोई आएगा ही नहीं, फिर किसी भी तरीके का कोई टकराव नहीं होगा। जिस तरीके से ब्रिटिश ने जैसे कि डच से युद्ध करना पड़ा या फ्रांस से करना पड़ा, आप सभी को बता दें 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच से लड़ना पड़ा, 1760 में वॉन्डीवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस से लड़ना पड़ा। तो हालांकि वो दोनों को जीते लेकिन वो सबसे जीत नहीं सकते थे क्योंकि पुर्तगाली लोग 1498 में ही इंडिया में आ चुके थे, एंटर कर चुके थे और काफी समय हो चुका था, तो उनका वर्चस्व काफी अच्छा खासा था। तो इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम अपनाया जिसकी वजह से उन्होंने अपने राजकुमार की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ कर दिया। तो आपको याद रखना है कि राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी किससे हुई थी, तो कैथरीन सेकंड से हुई थी जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी 1661 में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के राजकुमार को बंबई दहेज में मिला। तो जब शादी हुई तो पुर्तगालियों का राज था क्योंकि सत्ता वो अपनी पहले स्थापित कर चुके थे, तो बंबई को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया। ब्रिटेन के राजकुमार ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। अब बात तो एक ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनकी थी एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे किराए पे दे दिया कि आप इसे यूज करिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रिटेन की भारत की प्रथम फैक्ट्रियां, कि ब्रिटेन ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कौन कौन सी खोली ये भी देख लेते हैं। 1608, 1611 और 1613। सबसे पहली जो खोली थी वो सूरत में, फिर मसूलीपट्टनम में और फिर दोबारा से सूरत में। तो 3 फैक्ट्रियां खुली, आपको याद रखना है एसएमएस, ठीक है, सूरत, मसूलीपट्टनम और सूरत, 1608, 1611 और 1613। चलिए अब देख लेते हैं आगे के भारत में अंग्रेजी प्रसार की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रसार स्टार्ट हुआ वो देखेंगे बंगाल में। तो बंगाल 2 देशों को मिलके, मतलब 2 जगहों के मिलके बनता था, एक आपका वेस्ट बंगाल और एक आपका बांग्लादेश। ये दोनों पहले बंगाल में आया करते थे क्योंकि आप सभी को पता है जब कंट्री आज़ाद हुई और उसके बाद इसे पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ और उसके बाद इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। लेकिन जब पहले इससे काफ़ी पहले सब कुछ एक ही था, जब भारत पूरा एक था जिसमें से पाकिस्तान वगैरह का कुछ बंटवारा नहीं हुआ था, उस टाइम बांग्लादेश के हिस्से में जो आता था वो वेस्ट बंगाल वाली पूरी जमीन और बांग्लादेश को मिला के बंगाल बनता था। अब इसमें कौन कौन से आते थे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, ये सभी इसके अंदर आते थे। अब यहाँ पर रिसोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए रिवर्स, इरिगेशन और प्रोडक्शन ये सभी यहाँ पे थे। वहीं पे अगर हम बात करें और कोल, आयरन, जूट, कॉटन, टी और पोर्ट और यहाँ पे आपका हुगली और सीमा शुल्क, ये थे रिसोर्स इनकम के। तो इनकम कैसे होती थी, रिवर से, इरिगेशन से, प्रोडक्शन से, कोल, आयरन, जूट, कॉटन, टी, पोर्ट, हुगली जो पोर्ट था वो, और सीमा शुल्क वगैरह से यहाँ पे सोर्स थे जो इनकम के ये थे।
अब देखते हैं 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अब यहाँ पे हम बंगाल में आ चुके हैं, बंगाल में एंटर कर गए हैं, तो बंगाल से संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी शेयर करूंगा। तो 1756 में सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। इसने कलकत्ता और कासिम बाजार व ब्रिटिश साम्राज्य की फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। तो देखिए ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्रियां खोली और सिराजुद्दौला नवाब बना तो अपनी आके दिखा दी उसने, सीधा जाके कासिम बाजार व ब्रिटिश साम्राज्य की जो फैक्ट्रियां थी उन पर जाके अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि भाई बंगाल में आपने खोली और यहाँ हमारी चलेगी, तो उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। फिर बात करते हैं ब्लैक हॉल एक्सीडेंट की। तो देखिए काल कोठरी कांड क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं कि काल कोठरी कांड क्या था। इसे जान के आप सभी को बहुत मतलब नॉलेज मिलेगी और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो घटना हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। कोठरी की कहानी को जेड हॉलवेन ने सुनाया। इसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 140 अंग्रेजों को 10x10 के छोटे कमरे में बंद कर दिया। अगली सुबह केवल 23 जिंदा थे और बाकी 123 मर गए। जेड हॉवेल्स ने उन जीवित लोगों में से एक था। ये कहानी असत्य प्रतीत होती है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कुछ नहीं था, सबसे मेन बात थी कि ब्रिटिशों को लगा के जो सिराजुद्दौला है वो ब्रिटिश हैं उन्हें टिकने नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी षड्यंत्र कहानी बनाई। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं उसने जो कहानी बनाई थी भाई वो उनमें से एक था और जो भी किसी ने बता दिया और तो कोई था नहीं, तो उसने कहा कि 10x10 के कमरे में बंद कर दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 140 लोग 10x10 के कमरे में आ भी कैसे जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि एक सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी कि इससे कि सिराजुद्दौला पे कैसे भी करके कंट्रोल किया जा सके और उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सके। तो जेड हॉवेल्स ने वहां पे जाके बताई, हालांकि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए असत्य प्रतीत होती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी इस कहानी के बारे में अन्य तरह तरह की अफवाहें जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आप सभी को सुनने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन जो भी इससे संबंधित जानकारी थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। ये 20 जून 1756 की कहानी बताई जाती है। अब देख लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 का हुआ था। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण था ब्रिटिशों के लिए, तो आप इसे समझना और मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को बताता हूं। चलिए, जो ब्रिटिश की साइड से था वो लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि जीता था इस युद्ध को, और इधर साइड से लड़ रहे थे नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर, जो कि हार गए। और उसके बाद नवाब बने नवाब सिराज वॉज किल्ड, सॉरी। अब मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो नवाब था 1757 में 23 जून को युद्ध हुआ, तो नवाब सिराजुद्दौला जो था वो यहाँ का नवाब था, और इधर साइड से जो लड़ रहा था वो लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में ब्रिटिश के पास इतनी सेना वगैरह तो थी नहीं, कुछ ही लिमिटेड लोग थे, लेकिन सेना यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला जो था उसके पास हजारों में संख्या थी, फिर भी वो हार गए। हारने का कारण था कि घर का भेदी लंका ढाई। अब कैसे वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेनापति था मीर जाफर, इसने गद्दारी की और ये जाके मिले रॉबर्ट क्लाइव से, और रॉबर्ट क्लाइव से मिलने के बाद इन्होंने गद्दारी कर दी। इसी की वजह से सिराजुद्दौला को ये जो युद्ध था हारना पड़ा और इसमें सिराजुद्दौला की मौत हो गई। तो चलिए यहाँ पे ये जो पूरी गद्दारी थी मीर जाफर की थी। 1757 से लेके 1760 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, प्रथम कठपुतली नवाब। तो आप समझ सकते हैं कि कठपुतली नवाब इसे क्यों कहा गया कि सिराजुद्दौला था वो मारा गया, मीर जाफर ने गद्दारी की और वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल गया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उसे ही जो वहाँ का बंगाल का नवाब बनवा दिया, और नवाब बनवाने के बाद जैसा उन्होंने चाहा, ब्रिटिश ने जैसा चाहा उसे अपने इशारों पे नचाया। एक तरह से कठपुतली नवाब था कि उससे जैसा कहते उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, मतलब सारे जो काम होते थे वो अंग्रेजों के इशारे पे करने लगा। तो इसीलिए उसे कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाने लगा। 1760 से 1763 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना लिया। तो देखिए इसने एक बहुत बड़ा चेंज किया था मीर कासिम ने कि चलिए अपना बदल के वहाँ से उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। इसने हुगली बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित कर दिया। अब मुक्त बंदरगाह घोषित कर दिया तो भाई अंग्रेजों को तकलीफ होने लगी। तकलीफ इसलिए होने लगी कि अगर आप मुक्त घोषित कर दोगे तो वहाँ पे व्यापार काफी अच्छा खासा कोई भी आएगा जाकर करेगा, और अंग्रेजों को उससे घाटा हो रहा था। अब यहाँ पे बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध हुआ जो कि
22 अक्टूबर 1764 को हुआ और इसमें जो था ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, जो कि 5000 सिपाहियों के साथ लड़ रहा था। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे एक त्रिगुट हुआ। त्रिगुट का मतलब था इसमें 3 नवाबों ने, एक तरह से 3 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने सोचा कि भाई इस बार अगर इन लोगों को नहीं हराया गया तो कभी भी हम जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, देखिए मीर कासिम बना तो मीर कासिम जानता था कि इसने सिराजुद्दौला को भी मारा था और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिवेंज लेना चाहता था और चाहता था इन्हें हराना। तो मैं आप सभी को बता दूं, और मीर कासिम ये भी जानता था कि अगर हम शायद अकेले लड़े तो जीत ना पाए, तो इसीलिए 3 लोग एक साथ मिलकर आए, जिसमें सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, एक शाह आलम सेकंड जो कि मुगल का नवाब था और एक मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। टोटल इनके पास जो संख्या थी सिपाहियों की 50,000 संख्या थी, जो कि 10 गुना ज्यादा थी ब्रिटिश से। और जब ब्रिटिश लड़ रहे थे तो उसका जो सेना नायक था वो था हेक्टर मुनरो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में भी कौन जीत सकता था, लेकिन फिर भी हेक्टर मुनरो जीते और यहाँ पे जो त्रिकुट जो बना था इसकी हार हुई। तो ये एक तरह से पूरी भारत की हार थी, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद पूरी कहानी ऐसी पलटी कि जब आप समझ सकते हैं कि जब पहले सिराजुद्दौला ने लड़ने की गलती की तो सिराजुद्दौला मारा गया और उसके बाद इन 3 लोगों ने, 3 नवाबों ने मिलकर जब एक साथ इससे लड़ाई की और जब ये हार मान गए, हारना पड़ा इन्हें, तो इसके बाद उनका जो वर्चस्व था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया भारत में और ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें भारत में कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो इसी की वजह से एक तरह से उन्होंने अपनी नींव जमा ली। मैं कह सकता हूं कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध था, जो कि डिपेंड करता था कि अगर ब्रिटिश हारते तो उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ता, लेकिन अपनों की कमी की वजह से इस बार भी ब्रिटिश जीते और अपने भारत के जितने वह नवाब थे वो सभी हार गए। तो कहीं ना कहीं अपनों की ही गद्दारी की वजह से ये युद्ध भी उन्हें हारना पड़ा था। तो आज की क्लास इसी के साथ खत्म करेंगे, आगे की क्लास आगे डेली कंटिन्यू होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले मैं आप सभी को एक बड़ी और अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जिनसे आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से हेल्पफुल बना सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ पे आपको स्पेशल कोर्स, फ्री कोर्स और आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको स्क्रीन पे हमारा कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स नज़र आ रहा होगा। आप उस कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज ही जाएँ, अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फटाफट से कोई क्रैश कोर्स वगैरह परचेज करें, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको आईडी मिल जाएगी। हालांकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डेली 10:30 बजे की एक क्लास होती है मॉर्निंग में और एक 8:30 बजे वहाँ पे क्लास आप सभी को डेली मिल जाएंगी। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लास आप सभी को डिटेल में मैं करवाने वाला हूँ। मैथ और जनरल अवेयरनेस की वहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं। आने वाली क्लासेस आप सभी को वहीं पे मिलेंगी, तो जाके फटाफट से फॉलो कर लीजिए और आज ही अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट से जाइए, अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमें वहाँ पे फॉलो करिए। और कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह परचेज करें तो उसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए हमारा ऊपर दिया गया कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स यूज करें, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।